In the last video, I talked about the prehistoric India, in which we saw the Paleolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age, and Chalcolithic Age. In this video, we are going to talk about the Indus Valley Civilization. So, as we know that Indus Valley Civilization इंडिया की सबसे पुरानी civilization है, जो around 3400 BC के टाइम पे establish हुई थी. But ये flourished 2700 BC के अराउंड हुई थी और 1700 पे आते आते इसका डिक्लाइन होने लगा था. इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे थी, इसलिए ही इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा. इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर हुई थी वो सिटी ऑफ हड़प्पा थी. उसी के बेसिस पे इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ गया. सो एज आई टॉक्ड अबाउट, अर्लीस्ट एक्सकवेशन जो हुआ था वो हड़प्पा में था, जो आज के वेस्ट पंजाब में है या फिर पाकिस्तान में. ये रहा. और मोहनजोदारो, हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ था और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में पड़ता है. द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1872. ये जेंटलमैन ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे. बाद में इनका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में आ गया, तो इसलिए उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी. इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सिटी से एंशिएंट सील्स को डिस्कवर करा था. इनका बस इतना ही रोल था. पर इन्हें हम आर्कियोलॉजी फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि इन्होंने हड़प्पा के साथ साथ सिटी ऑफ सांची भी डिस्कवर करी थी. बट एक्सटेंसिव एक्सकवेशन जो हड़प्पा की हुई वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने स्टार्ट करी थी 1920 में. सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिर्फ एक एंशिएंट सील को डिस्कवर करा था हड़प्पा की, तो उन्हें पता चला था कि हाँ, हड़प्पा नाम की कोई जगह थी. ठीक है, ये कोई एक सिविलाइजेशन थी. बट जो प्रॉपर एक्सकवेशन हुई हड़प्पन सिटी की वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी 1920 में. 1921 में पूरी एक्सकवेशन की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट जॉन मार्शल ने बनाई थी. तो हमें ये तीनों नाम याद करने हैं. सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने सबसे पहले एक्सकवेशन स्टार्ट करी थी और एक एंशिएंट सील डिस्कवर करी थी हड़प्पा की. उसके बाद जो इसकी एक्सटेंसिव एक्सकवेशन हुई वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी 1920 में. और इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1921 में वो जॉन मार्शल ने बनाई थी. तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिटी, उसमें ऑप्शंस में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और राय बहादुर दयाराम साहनी दोनों के नाम है, तो हमेशा अलेक्जेंडर कनिंघम पे चूज़ करना है. अगर क्वेश्चन में सिर्फ राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम है तो सिर्फ उसे चूज़ करना है. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से देखना. सबसे इंपॉर्टेंट साइट तो हड़प्पा थी, वो ये रही वेस्ट पंजाब में जो आज का पाकिस्तान है. फिर मोहनजोदारो, जो लार्जेस्ट सिटी थी हड़प्पा की, अराउंड 200 हेक्टर. कालीबंगन was also a important city of Indus Valley civilization. कालीबंगन आज के राजस्थान में है. फिर रूपर, रूपर पंजाब में पड़ती है, वो कहीं इस साइड है. बनावली, बनावली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे हरियाणा में. फिर लोथल, धोलावीर एंड सुरकुटाडा, ये तीनों आज के गुजरात पे हैं. धोलावीर ये रहा और लोथल ये रहा. लोथल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी बिकॉज यहाँ पे एक पोर्ट डिस्कवर हुआ था और हमें उससे ये पता चलता है कि लोथल के थ्रू ही मेसोपोटामिया या फिर बाकी कंट्रीज से हमारा ट्रेड होता था. मोहनजोदारो सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ये मैंने बताया था 200 हेक्टर में. बट अभी रिसेंट स्टडीज़ के हिसाब से राखीगढ़ी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे लार्जेस्ट सिटी मानी गई है. ऑल्दो अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें मोहनजोदारो पे ही चूज़ करना है क्योंकि एनसीईआरटी और बाकी टेक्स्ट बुक में मोहनजोदारो ही है. तो अभी के लिए मोहनजोदारो ही करना है. वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी फॉर जनरल नॉलेज. अब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यूज थे. ये सिविलाइजेशन कब बनी? सर जॉन मार्शल, जिन्होंने हड़प्पा के एक्सकवेशन पे रिपोर्ट बनाई थी 1921 में, वो ये बोलते हैं कि ये सिटी फ्लोरिश्ड 3250 के अराउंड हुई थी और 2750 के अराउंड इसका डिक्लाइन हो गया था. फेयर सर्विस ये बोलते हैं कि 2000 के अराउंड ये फ्लोरिश्ड हुई थी एंड 1500 बीसी के अराउंड पे इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. डीपी अग्रवाल ये बोलते हैं कि 2300 बीसी के अराउंड पे इसका फ्लोरिशमेंट स्टार्ट हुआ था एंड 1750 तक ये डिक्लाइन हो गई थी. अब हम इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देखेंगे.
अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन है, वो काफ़ी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि रात ही रात में किसी जेंटलमैन ने सिटी को कंस्ट्रक्ट करा, उसी टाइम पे वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई बाहर के देशों के साथ, उसी टाइम पे वहाँ पे एकदम सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो गई, उनकी इकोनॉमिक लाइफ अच्छी हो गई, वो एकदम अर्बन लाइफस्टाइल में रहने लगे। ऐसा नहीं था। जो पूरा डेवलपमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, और ये प्रोसेस 4 इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहला जो फेज था वो था प्री हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाला पीरियड। तो मैंने आपको बताया था न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पे कि न्यूलिथिक पीरियड के लोगों का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उस टाइम पे काफ़ी इन्हांस हो गया था। अब वो लोग एक ही जगह पे सेटल हो गए थे और इसकी वजह से एक विलेज कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा था। तो ये जो प्री हड़प्पन वाला पीरियड है वो नियोलिथिक पीरियड ही है। मेहरगढ़ जो ईस्टर्न बालूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे वहाँ पे हमें पता चलता है, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हमें पता चला कि प्री हड़प्पन के लोग यहाँ पे रहा करते थे या फिर नियोलिथिक के लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो वो प्री हड़प्पन वाला फेज था। ठीक है, उन लोगों ने अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लाइफ स्टार्ट कर दी गई थी। एक विलेज कम्युनिटी थी वो, मतलब एक रूरल लाइफ थी। प्री हड़प्पन के बाद आता है अर्ली हड़प्पन। तो ये है 3400 के अराउंड का टाइम। इसकी जो फेमस साइट्स है वो है अम्बरी एंड कोटडीजी। अम्बरी यहाँ पर है, ये अम्बरी है, और कोटडीजी ये है। अब जो अर्ली हड़प्पन वाला फेज है वो एक ट्रांजिशनल फेज है। मतलब वहाँ से अब रूरल से अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ लोग जा रहे हैं। क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड वाला फेज भी ट्रांजिशन फेज था, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, प्रिमिटिव हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हुआ था। पर जो मेन इवेंट स्टार्ट हुए थे वो नियोलिथिक में हुए थे, तो वो एक ट्रांजिशन फेज था। उसी तरह से जो अर्ली हड़प्पन वाला फेज है ये भी एक ट्रांजिशनल फेज है। प्री हड़प्पन में लोग रूरल लाइफस्टाइल में रहते थे, बट अब धीरे धीरे ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो गया है, रूरल से लोग अर्बन लाइफ की तरफ जाने लगे। इसका मतलब धीरे धीरे अब टाउन्स आने लगे। विलेजेस तो है, वो विलेजेस काफ़ी बड़े होते गए, अब वो बड़े होते जा रहे हैं तो अब वो टाउन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन होने लगी थी। ठीक है, अर्ली हड़प्पन के बाद आता है मेच्योर हड़प्पन, और ये वो टाइम है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल टॉप पे थी, बिल्कुल पीक पे थी। इस टाइम पे फ्लॉरिशमेंट हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये टाइम है 2700 बीसी के अराउंड का। ठीक है, इस फेज में अब सिटीज बनने लगी थी। हमने देखा प्री हड़प्पन में विलेजेस थे, अर्ली हड़प्पन में अब वो विलेजेस लार्ज हो गए थे जिसकी वजह से अब टाउन्स बनने लगे थे। अब मेच्योर हड़प्पन में वो टाउन सिटीज बनने लगी, जैसे कालीबंगन, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वाज द लार्जेस्ट सिटी, 200 हेक्टेयर, एंड हड़प्पा। ओके, इस फेज में ट्रेड एंड कॉमर्स पीक पे था, लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी, वो लोग एक अर्बन लाइफस्टाइल रहते थे। वो हम आगे बढ़ेंगे जब हम टाउन प्लानिंग एंड बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। बट मेच्योर हड़प्पन में वहाँ के लोग अर्बन लाइफस्टाइल में रहते थे। ठीक है, ग्रेट सिटीज इमर्ज होने लगी थी। और फिर लास्ट में आता है लेट हड़प्पन पीरियड। ये 2000 बीसी के बाद वाला टाइम है। ठीक है, इस फेज में लोथल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बनी। लोथल है यहाँ पे गुजरात में। मैंने आपको पहले भी बताया था, लोथल पे हमें एक पोर्ट मिला था, जिससे हमें ये पता चलता है कि सी रूट के थ्रू काफ़ी ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, वो पूरा पोर्ट फोर्टिफाइड करा गया था ताकि फ्लड प्रोडक्शन से बचाया जाए। ठीक है, और इसी फेज में हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन होने लगा। डिक्लाइन क्यों हुआ वो हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, बट लेट हड़प्पन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। Now let us see the salient features of the Indus Valley civilization. These features are very important because questions can be asked in the UPSC exam from this particular topic. So the first salient feature of the Indus Valley civilization was the town planning. Indus Valley civilization के लोग काफी बढ़िया आर्किटेक्ट थे। Most of the cities of Indus Valley civilization was constructed on the lines of grid system. Grid system ये होता है, जैसे ये घर है,
ये घर है और बीच में उसकी लेन जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, या फिर एक लेन ये जा रही है और घर यहाँ पे है, या फिर ये लेन जा रही है और उसके बाद ये लेन जा रही है। तो राइट एंगल से इंटरसेक्ट होता जा रहा है। इस फोटो में देख सकते हो, जैसे ये घर है, ये एक एरिया है और यहाँ पे लेन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट। इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उस टाइम पे 2700 बीसी के टाइम पे इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट करा था पूरा टाउन। और इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी कंस्ट्रक्शन प्री प्लान्ड थी। ये ऐसे नहीं थी कि बस मन में आया आज मैंने ये बनाया, फिर कल मैं ऐसे बना रहा हूँ, फिर ऐसे बना रहा हूँ। नहीं, पूरी कंस्ट्रक्शन प्री प्लान्ड थी। तो पूरी टाउन प्लानिंग उनकी प्री प्लान्ड थी। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक थी टाउन प्लानिंग के अंदर ही, सिटाडेल। सिटाडेल काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन थी टाउन प्लानिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। सिटाडेल एक पैलेस या फिर कोई फोर्ट या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है जो एक हाई प्लेटफॉर्म पे होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिटाडेल है। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सा पैलेस या फोर्ट एक हाई प्लेटफॉर्म पे है। ये हाई प्लेटफॉर्म ब्रिक्स का बना होता था, सॉफ्ट ब्रिक या मड ब्रिक। ठीक है, मिट्टी की ईंटों का ये प्लेटफॉर्म बना होता था और उसी के ऊपर ये पूरा फोर्ट या फिर पैलेस बना होता था। इस सिटाडेल से हम ये बता सकते हैं कि पूरे सिटी को एक रूलिंग अथॉरिटी गवर्न करती थी। ठीक है, जो सिटाडेल के अंदर रहा करती थी एक हाई प्लेटफॉर्म पे। तो सिटाडेल कुछ नहीं है, मड ब्रिक के किसी हाई प्लेटफॉर्म पे या फिर हाई पोडियम पे एक पैलेस या फिर कोई फोर्ट या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनी गई है, वो सिटाडेल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। सिटाडेल हमें हड़प्पा में, मोहनजोदारो में एंड कालीबंगन में मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये तीनों सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इन तीनों सिटीज़ में कोई रूलिंग अथॉरिटी पूरी सिटी को गवर्न करती थी। ठीक है। अब सिटाडेल हाई प्लेटफॉर्म पे था, ठीक है, हाई पोडियम पे था। सिटाडेल के नीचे लोअर टाउन होता था। ठीक है, और वो ब्रिक हाउसेस से बना होता था। अब देखो, नियोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि लोगों के जो घर होते थे वो मड ब्रिक से बने होते थे, मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। हमने अभी ये भी देखा कि सिटाडेल का जो पोडियम था, वो जो प्लेटफॉर्म था, वो भी मिट्टी की ईंटों से बना हुआ था। बट जो लोअर टाउन था, सिटाडेल के नीचे जो लोअर टाउन था, उसमें जो घर बने हुए थे वो बर्न्ड ब्रिक से बने थे। ठीक है, और ये एक डेवलपमेंट हुआ था मड ब्रिक से बर्न ब्रिक्स की तरफ। बर्न ब्रिक्स मड ब्रिक्स के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चलती भी है। तो ये फिर एक एडवांसमेंट या फिर एक इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं लोगों के रहने के स्टाइल में। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी टाउन प्लानिंग के अंदर ही, वो थी ड्रेनेज सिस्टम। उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि आज के टाइम के भी ड्रेनेज सिस्टम को वो पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, अगर आप अपने घर के आसपास देखो या फिर अपनी सिटी में देखो, कई कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि जो नालियाँ होती है या फिर जो ड्रेनेज होती है वो कवर्ड नहीं होती, या कई कई जगह तो होती ही नहीं है। ठीक है, पानी ऐसे निकलता रहता है, गंदा गंदा रहता है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। हर एक घर में से एक नाली निकलती थी और वो एक मेन सिवर में कनेक्ट हो जाती थी। और वो छोटी छोटी नालियाँ भी और वो मेन सिवर भी सब कवर्ड होते थे, या तो स्टोन स्लैब से या फिर ईंटों से। तो उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम पे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हमें याद रखना है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, एक सिटाडेल और ग्रिड सिस्टम। टाउन प्लानिंग में ये तीनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक हमें मोहनजोदारो सिटी में कंस्ट्रक्शन मिली थी, द ग्रेट बाथ। ये कंस्ट्रक्शन अराउंड 39 फीट लेंथ में थी। ठीक है, इसमें सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए और साइड में चेंजिंग रूम्स थे कपड़े बदलने के लिए। और इस पूरे एरिया को एक रिचुअल बाथिंग साइट की तरह से यूज़ होता था। जैसे आपने सुना होगा कि हरिद्वार या फिर ऋषिकेश लोग जाते हैं ताकि वो गंगा में नहाएं और प्योर हो जाए, ऐसा उनका रिलीजन में बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हरिद्वार एंड ऋषिकेश में लोग जाते हैं
गंगा में नहाने के लिए, क्योंकि वो उनके लिए एक रिचुअल बाथिंग साइट है। वैसे ही द ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में हमें मिली थी, वो एक रिचुअल बाथिंग साइट थी। उसकी फ़ोटो मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ। मोहनजोदारो में हमें एक काफ़ी बड़ी ग्रेनरी भी मिली थी, और ये मोहनजोदारो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। ठीक है, ये 150 फीट लेंथ में थी, इतनी बड़ी थी ये। और ग्रेनरी होने से हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था कि सरप्लस में कलेक्ट हो जाता था ग्रेन, एंड वो ग्रेनरी में स्टोर करा जाता था। ठीक है, ये मोहनजोदारो में तो सबसे लार्जेस्ट ग्रेनरी थी 150 फीट लेंथ में। हड़प्पा के सिटाडेल में ऐसे ही 6 ग्रेनरीज मिली थी। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कितना ज़्यादा एडवांस होगा। एंड सरप्लस में इतना ज़्यादा ग्रेन आ जाता था कि उन्हें स्टोर करना पड़ता था। एक एक टाउन में, एक एक सिटी में इतनी सारी ग्रेनरीज होती थी। ये रही द ग्रेट बाथ, ये रही वो स्टेयर्स नीचे उतरने के लिए, यहाँ पे पानी भरा रहता था। ठीक है, ये चेंजिंग रूम्स थे, और ये पूरा एक रिचुअल बेथिंग साइट था। ये मैंने आपको बता दिया सिटाडेल, ये हाइपोडियम मड ब्रिक से बना हुआ था, और ये इसके नीचे ये लोअर टाउन होता था। ठीक है, यहाँ पे कोई रूलिंग अथॉरिटी रहा करती थी। और ये है ग्रेनरी, यहाँ पे जितना भी सरप्लस ग्रेन था वो स्टोर हुआ करता था। हमने अभी टाउन प्लानिंग देखी, अब हम आते हैं इकोनॉमिक लाइफ पे। अभी हमने बात करी एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इतना अच्छा था कि सरप्लस हो जाता था ग्रेन, एंड ग्रेनरीज चाहिए होती थी उन्हें स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेट प्रोग्रेस वाज देयर इन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस था, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस था। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप्स होते थे वो सीजेम था, मस्टर्ड था, एंड कॉटन था। वीट, राइस ये सब थे ही ऑलरेडी, बट इस पीरियड में ये सब भी डेवलप हो गए थे। सरप्लस ग्रेन स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था यहाँ पे, वो पहले भी था, बट अब यहाँ पे और इन्हांस्ड हो गया। अब यहाँ पे शीप, गोट्स, बफेलो भी डोमेस्टिकेट होने लगे। गोल्डस्मिथ्स जो गोल्ड का काम करते थे, ब्रिक मेकर्स जो ईंटें बनाते थे, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोल्ट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, ये सब इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। ब्रॉन्ज एंड कॉपर के वेसल्स थे, गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे। ठीक है, प्लेन पॉटरी काफ़ी प्रेवेलेंट थी, बट कई कई जगह हमने रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी देखी है। मतलब इन दिस वाली सिविलाइजेशन में मोस्टली प्लेन पॉटरी का ही यूज़ हुआ था। ठीक है, बट काफ़ी जगह जो लोग काफ़ी थोड़े रिच हुआ करते थे, या फिर जो थोड़ी रूलिंग अथॉरिटी थी, वो लोग रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास सिर्फ प्लेन पॉटरी है, बट काफ़ी लोगों के पास जो थोड़े हाई लेवल पे है सोशल स्टेटस में, उन लोगों के पास रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी मिली गई है। ठीक है, जो बीड्स बनती थी वो सेमी प्रेशियस स्टोन से बनती थी। अब हमने देखा था कि लोथल में हमें एक सी पोर्ट मिला था, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो ट्रेड हुआ करता था वो बाहर के देशों से होता था सी रूट के थ्रू। तो कौन कौन से देश थे? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, इनके साथ हमारा ट्रेड होता था। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हम इंपोर्ट करते थे। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, पीस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, फिनिश्ड कॉटन गर्ड्स, पॉटरी बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चर हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, तो बीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स ये तो सरप्लस रहते ही थे, तो ये एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, कॉटन के साथ फिनिश्ड कॉटन गुड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कॉटन कल्टीवेट होता था, उससे वो लोग उससे वो लोग फिनिश्ड गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप्ड हो चुकी थी। पॉटरी पॉटरी की काफ़ी अच्छी लेवल पे हो गई थी, बीड्स की अच्छी हो गई थी, और टेराकोटा फिगर्स, हमें काफ़ी एक्सकवेशन साइट्स पे टेराकोटा फिगर्स मिली है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टेराकोटा फिगर्स के साथ आइवरी प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट करते थे। लैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बल्क कार्ट यूज़ करते थे, या फिर कोई ऑक्सन यूज़ करते थे, और सी ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स या फिर कोई बोट। ओके, तो ये इकोनॉमिक लाइफ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। अब हम आते हैं सोशल लाइफ कैसी थी उनकी। ठीक है,
जो मेन एंड वुमेन थे, उन दोनों में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। वो दोनों सिमिलर क्लोथ्स पहना करते थे, ठीक है? 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ होते थे, वो अपर एंड लोअर गारमेंट। आप इस फ़ोटो में देखिए कि मेन ने भी कुछ ऐसा पहन रखा है और वुमेन ने भी कुछ ऐसा पहन रखा है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वहाँ पे। जो बीड्स थी, वो भी मेन एंड वुमेन दोनों ही पहनते थे, बट जो ज्वेलरीज़ थी, जैसे बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, क्रिडल्स, एंकलेट्स, इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब वुमेन पहना करती थी। मतलब उस टाइम पे ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर्ड होती थी अच्छे लेवल पे। हम उसे एक्सपोर्ट भी करते थे और डोमेस्टिक यूज़ में भी पहना करते थे। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्स, फिश हुक्स, नाइफ्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था जब हम मेटल एज थोड़ा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चारकोलिथिक कल्चर पढ़ा था, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चारकोलिथिक कल्चर में ही आता है। जो आयरन एज है वो 1500 बीसी से स्टार्ट होती है, ठीक है, जब आर्यंस आ जाते हैं। बट उससे पहले चारकोलिथिक एज चल रही थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी चारकोलिथिक एज में ही आती है। चारकोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज, अगर सिर्फ कॉपर यूज हो रहा है तो चारकोलिथिक एज, अगर कॉपर के साथ टिन भी यूज हो रहा है तो वो ब्रॉन्ज एज। तो मोस्टली जो टूल्स या फिर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही थी वो मोस्ट प्रोबेबली कॉपर की ही थी। स्टोन का ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे यूज। बच्चों के खिलौने मिलते थे जो मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। लोग गेम्स खेलते थे, जैसे मार्बल्स हो गया, बॉल्स हो गया, कोई डाइस डाइस जैसे लूडो जैसा कोई गेम हो गया, वो खेलते थे ये लोग। और टाइम पास के लिए ये लोग फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे एंड बुल फाइटिंग करते थे। मतलब उनकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी खासी थी, ठीक है। ऐसे बोर वोर नहीं होते थे वो कि सिर्फ पढ़े हुए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। उनकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी थी। अब हम आते हैं आर्ट पे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बट ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है और हम ये टॉपिक वहीं पे पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस आप देखिए कि उस टाइम पे जो वर्कमैनशिप थी वो काफ़ी हाई डिग्री की थी। मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे भी वो लोग फोकस करते थे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है एक डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो में मिली थी, ब्रॉन्ज की। पूरा ब्राउन स्टैचू है ये डांसिंग गर्ल का, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से डिटेल्स दी गई है। ये बॉडी में स्टिफनेस भी है, ठीक है। और फेस आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू था वो कौन सी सिटी से एक्सकवेट हुआ या कौन सी सिटी पे डिस्कवर हुआ, तो हमें इसका आंसर मोहनजोदारो लिखना है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पे यूपीएससी क्वेश्चंस बना सकता है। हमें हड़प्पा से 2 स्टैचू भी मिले, ठीक है। वो एक बियर्डेड मैन के थे, ये काफ़ी फेमस स्टैचू है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखने की कोशिश करेगा। एक बियर्डेड मैन के भी मिले, एक डांसर के भी मिले। पॉटरी मिली हड़प्पा से काफ़ी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली वहाँ पे प्लेन पॉटरीज हुआ करती थी, बट ब्लैक एंड रेड पॉटरी भी होती थी जो थोड़े अपर सोशल क्लासेस लोगों के पास थी। तो वो सब भी डिस्कवर करी, थोड़ा उसमें डिज़ाइन भी होते थे, थोड़ा कलर भी होते थे, ठीक है। जियोमेट्रिकल पैटर्न्स की कुछ मोटिव्स, पिक्टोरियल मोटिव्स थी, वो भी हमें डिस्कवर हुई, ठीक है। कुछ पॉटरी पे फिश एंड पिकॉक ऐसे बने हुए होते थे। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कवर हुई, तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम की आर्ट काफ़ी अच्छी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि वो द्रविडियन लैंग्वेज यूज़ करते थे, कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि वो जो उनकी स्क्रिप्ट होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। बट द ट्रुथ इज वी स्टिल हैवंट बीन एबल टू डिसाइफर द लैंग्वेज। हमें बस इतना पता है कि वो लोग राइट से लेफ्ट में लिखते थे। जैसे ये उनकी लैंग्वेज थी कुछ, तो वो राइट से ऐसे लेफ्ट में लिखते थे उर्दू की तरह, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और मिस्ट्री है। तो फर्स्ट मिस्ट्री तो स्क्रिप्ट हो ही गई, आज तक हमें इसकी लैंग्वेज नहीं पता चली। और सेकंड मिस्ट्री है उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम उनके रिलीजन पे आते हैं। जो रिलीजन का हमें आइडिया मिला वो हमें उनकी सील्स से मिला, जो वो ट्रेडिंग के टाइम पे यूज़ करते थे, या फिर जब वो कोई मोहर लगाते थे तब हमें थोड़ा आइडिया मिला। टेराकोटा की फिगर्स हमें जो डिस्कवर हुई उससे हमें आइडिया मिला। और हमें कुछ कॉपर टैबलेट्स, कॉपर के बने हुए टैबलेट्स मिले। टैबलेट्स में वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लिखते थे, ठीक है। तो टैबलेट्स वो होते जिस पे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लिखे जाते थे, तो वो कॉपर का बना हुआ करता था उस टाइम पे। तो इन तीनों चीज़ों में, सील्स में, टेराकोटा फिगरेंस में, कॉपर टैबलेट्स पे कुछ फिगर्स थी, उससे हमें उनके रिलीजन का थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई थी रिलीजन की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, वो थी एक सील, ये वाली। इसमें एक चीफ मेल डिएटी जिसे हम पशुपति या फिर प्रोटोसेव भी बोलते हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या है, बट हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया पशुपति या फिर प्रोटोसेव। वो रिप्रेजेंट थे सील में। ठीक है, वो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और 4 एनिमल्स से सराउंडेड थे। ठीक है, ये एलिफेंट, ये टाइगर हो गया, ये राइनो है ना, ये नहीं राइनो ये है, हाँ, और ये बफेलो। एक हमें टेराकोटा फेक्रीन डिस्कवर हुई। ठीक है, जो चीफ फीमेल डीएटी थी उस टाइम की, और उसे हम मदर गॉडेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्टली 2 डीएटी थे, एक मेल डीएटी थी, एक फीमेल डीएटी थी। जो मेल डीएटी थी वो पशुपति थे, या उन्हें हम प्रोटोसेव भी बोलते हैं, जो सील्स पे रिप्रेजेंटेड थे। ठीक है, और हमें एक फीमेल डीएटी थी जिन्हें हम मदर गॉडेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी हमें टेराकोटा फिगरेंस मिली है काफ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिगनिंग वाले फेज में ये 2 डीएटी काफ़ी प्रेवेलेंट थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेटर पीरियड में लिंग वर्शिप वॉज प्रेवेलेंट। लिंग के साथ साथ ट्रीज एंड एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप्ड, एंड दीज पीपल यूज्ड टू बिलीव इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेस। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो उनके स्केलेटन पे हमें एमुलेट्स मिले जो वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। उससे हमें ये पता चलता है कि दे यूज्ड टू बिलीव इन द घोस्ट एंड इविल फोर्सेस। उनके जो ब्यूरल मेथड थे वो कंप्लीट ब्यूरल थे, एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल इन मोहनजोदारो भी हमने देखा था। लोथल में हमें ब्यूरल पिट्स मिली जो बर्न्ट ब्रिक से लाइंड अप थी। ठीक है, वो कॉफिन की तरह यूज़ होती थी, इससे ये पता चलता है। वुडन कॉफिन्स भी मिले हमें हड़प्पा में। हमने हमने स्टोन एज के टाइम पे देखा था कि डेड बॉडीज के साथ वो लोग उनके टूल्स भी बेरी करते थे, बिकॉज दोज पीपल यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। वैसे ही यहाँ पे था, वो डेड बॉडी के साथ पॉटरी जो उनकी होती थी वो भी ब्यूरी करती थी। हमें ऐसा लोथल में मिला। इस टाइम पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला जो हमें ये दिखा सके कि इस टाइम पे सती की प्रैक्टिस हो रही। द सती ऑफ प्रैक्टिस वाज एब्सेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। ये भी एक मिस्ट्री है, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी अनैनिमस व्यू है, बहुत सारी थ्योरीज है। तो हम एक दो थ्योरी देखते हैं, ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज आई थी, जैसे फ्लड्स आए। मोहनजोदारो मूवी में फ्लड का ही सीन डिपेक्ट करा है कि एक फ्लड आती है, काफ़ी बड़ी फ्लड होती है, और उससे पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स वो बिलीव करते हैं जैसे फ्लड आ गई, या फिर रिवर्स ड्राई होने लगी। ठीक है, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर था कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी और वो लोग वहाँ से कहीं और चले गए। हमें ये भी पता है कि उस वाले एरिया में अर्थक्वेक काफ़ी आते थे, तो कुछ लोग बिलीव करते थे वहाँ पे ओकेजनल अर्थक्वेक्स आते थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने छोड़ दी वो जगह। एक काफ़ी फेमस एंड काफ़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी ये भी है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ और उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद था और 1500 बीसी के बाद बना था, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स का मेंशन है। हमें मोहनजोदारो में स्केलेटन्स भी मिले जो काफ़ी एकदम होता नहीं कि मार के तुम ऐसे फेंक दो, तो उसी शेप में थोड़े स्केलेटन्स भी हमें डिस्कवर हुए हैं। उससे ये पता चलता है, ये इंडिकेट होता है कि हाँ, सिटी को इन्वेड करा गया था किसी ने। पर हमें ये पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यन आ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आर्यन का इन्वेजन हुआ और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। तो इस थ्योरी को सपोर्ट इसलिए भी मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास हॉर्सेस नहीं थे। हॉर्सेस इंडिया की नेटिव स्पीशीज नहीं है, हॉर्सेस को बाहर से लाया गया है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास हॉर्सेस नहीं थे, बट आर्यंस आर्यंस के पास सुपीरियर वेपन्स थे, क्विक हॉर्सेस थे। तो हो सकता है कि इस पावर के थ्रू उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वहां से हटा दिया, और इसी के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सब कुछ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमें बस मेन मेन फैक्ट्स देखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक क्वेश्चन है जो 2011 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में जितना भी है मैं वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन खुद आंसर करने की कोशिश करिएगा स्क्रीन पॉज करके। मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ।
तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसा किसी पर्टिकुलर भगवान में बिलीव नहीं करते थे या फिर इतना रिलीजन डोमिनेंट नहीं था। ठीक है, ये बात सच है। कुछ लोग मेल डाइटी की पूजा करते थे, कुछ मदर गॉडेस की करते थे, कुछ सिर्फ ट्रीज की करते थे, कुछ सिर्फ एनिमल्स की करते थे, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो हाँ, ये एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी, रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट थे बट इतना डोमिनेट नहीं था सीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। हमें पता है, ये भी बात है, हमें पता है कि कॉटन न्यूलिथिक पीरियड में ही कल्टीवेट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में जब उन्होंने टूल्स बोन के बनाए थे तब वो एनिमल स्किन को पहनते थे, बट न्यूलिथिक पीरियड में उन्होंने कॉटन को कल्टीवेट करा, जिसकी वजह से उन्हें वीविंग आई और उन्होंने कॉटन एंड वूल के क्लोथ्स पहनना स्टार्ट करे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो न्यूलिथिक पीरियड के बाद ही है, और हमने पढ़ा भी था पहले कि कॉटन भी कल्टीवेट करते थे, फिनिश्ड कॉटन प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट भी करते थे। तो हाँ, cotton was also used for manufacturing textiles in India. The second statement is also correct. The answer of this question is both 1 and 2 C. Another question is, which of the following characterize the people of Indus civilization? Okay. They possessed great palaces and temples. Okay. They worshipped both male and female deities. Okay. They employed the horse drawn chariots in warfare. अब ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ इसके आंसर्स भी। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आर्यंस के पास हॉर्सेस थे। ठीक है, हॉर्सेस एक नेटिव स्पीशीज नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी, एंड आर्यंस के पास वो हॉर्सेस थे, उसी की वजह से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ख़त्म कर पाए थे। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें पता है कि मेल में हमें प्रोटोसिव मिले थे जो सील में रिप्रेजेंट हुए थे, फीमेल में हमें टेराकोटा फिगरेंस मिली थी मदर गॉडेस की। ओके, तो बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज फॉर देव। फर्स्ट ऑप्शन देखते हो, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। पैलेसेस, यस, क्योंकि सिटाडेल थी। हमने पढ़ा था कि सिटाडेल एक हाई पोडियम पे बनी हुई थी, कोई पैलेस था, और नीचे यहाँ पे लोअर टाउन्स था, जहाँ पे लोग नॉर्मल लोग रहते थे। तो हाँ, पैलेसेस तो थे बट टेम्पल्स का कोई मेंशन नहीं है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। टेम्पल्स काफ़ी बाद में आए हैं, टेम्पल आयरन एज के बाद आए हैं, उससे पहले कोई टेम्पल में वर्शिप नहीं थी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ बी है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे थी। उसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते थे, क्योंकि फर्स्ट सिटी जो एक्सकवेट हुई थी वो हड़प्पा की थी। ठीक है, हमने ये देखा कि किसने एक्सकवेट करी थी। ओके, ये देखा कि किसने रिपोर्ट बनाई थी। हमने फिर उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखा जो 4 फेजेस में हुआ था, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा। उसके बाद हमने उसके सेलिंग फीचर्स देखे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग था, जिसमें एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम से टाउन प्लानिंग करी गई थी। काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे। सिटाडेल एक हाई पोडियम पे बनी गई थी, सिटाडेल के नीचे एक लोअर टाउन था। मोहनजोदारो में हमने ग्रेट बाथ को डिस्कवर करा। टाउन प्लानिंग के बाद हमने इकोनॉमिक लाइफ देखी। हमने देखा कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया था, और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई थी, जैसे गोल्ड स्मिथ की इंडस्ट्री हो गई, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री थी, और पॉटरी की इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थी। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। आर्ट में हमने आर्ट में हमने ब्रॉन्ज स्टैचू देखा डांसिंग गर्ल का, और एक हमने फेस देखा बियर्डेड मैन का। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि आर्ट काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई थी वहाँ पे। हमने रिलीजियस लाइफ देखी उनकी। ठीक है, वो मेल डाइटी में बिलीव करते थे जो प्रोटेस्टिव पे थे, और वो सील्स पे रिप्रेजेंट होते थे, और वो फीमेल डाइटी पे भी बिलीव करते थे, जो जिनकी फिगरिंग्स काफ़ी हमने डिस्कवर करी। रिलीजियस लाइफ के अलावा हमने उनकी सोशल लाइफ देखी। हमने देखा कि वो गेम्स खेलते थे, फिशिंग भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। ठीक है, और बच्चे टॉयज से खेलते थे। और फिर हमने डिक्लाइन भी देखा, जिसमें हमने 2 थ्योरीज पढ़ी कि एक तो नेचुरल कैलामिटीज़, कोई फ्लड आ सकती थी, कोई अर्थक्वेक आ सकता था, रिवर ड्राई हो गई थी, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी, और दूसरी थ्योरी थी इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस। So this was all about the Indus Valley Civilization.
In the next video, we will study about the Vedic culture.